हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 का यूनिट 6 कवर करेंगे जिसका नाम है अधिकार। इससे पहले की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम अधिकार के मार्क्सवादी उपागम की व्याख्या करेंगे। अधिकार का यानी अधिकार का जो मार्क्सवादी उपागम है वो क्या है, वो क्या कहता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले हम अधिकार का मीनिंग, अधिकार की जो परिभाषा है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए, और अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो भी समझ नहीं आएगी। तो पहले आप वो देखिए, फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि अधिकार क्या होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले मार्क्सवादी उपागम के बारे में बात करेंगे। तो मार्क्सवाद के बारे में आपको जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। मार्क्सवादी जो अवधारणा है वो क्या है, तो मार्क्सवादी अवधारणा जो है वो ये कहती है कि जो शक्तिशाली वर्ग है वो हमेशा शक्तिहीन वर्ग का शोषण करते हैं, और इसलिए समानता पर आधारित समाज होना चाहिए। जो शक्ति है वो सभी वर्गों में बांट देनी चाहिए, किसी एक वर्ग को शक्तिशाली नहीं बनाना चाहिए, ये कहती है मार्क्सवादी अवधारणा। तो अब अधिकारों के मार्क्सवादी उपागम क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, मार्क्सवाद के अनुसार किसी भी राज्य या युग में अधिकार हमेशा शक्तिशाली वर्ग के होते हैं, अतः मजदूर वर्ग को सत्ता हथिया लेने पर ही अधिकार प्राप्त होता है। तो मार्क्सवाद यही कहते हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया कि शक्तिशाली वर्गों के पास अधिकार होते हैं, सारे अधिकार उन्हीं को दिए जाते हैं। तो मार्क्सवाद कहते हैं कि अगर मजदूर वर्ग या फिर शक्तिहीन वर्ग सत्ता हथिया लेगा तभी उसको अधिकार मिलेंगे, नहीं तो सारे अधिकार जो है वो शक्तिशाली वर्ग को दे दिए जाते हैं राज्य में। मार्क्सवादियों के अनुसार अधिकार हमेशा राज्य के वर्ग चरित्र से जुड़े होते हैं, इसलिए पूंजीवाद और समाजवाद व्यवस्था में अधिकारों का स्वरूप अलग अलग होता है। तो राज्य का चरित्र मतलब किसी राज्य में या फिर किसी राष्ट्र में जो है पूंजीवादी व्यवस्था होती है, और किसी राज्य में समाजवादी व्यवस्था होती है, तो इसी से जुड़े होते हैं अधिकार भी। पूंजीवादी व्यवस्था में जो शक्तिशाली वर्ग होता है उसको अधिकार दिए जाते हैं, ज्यादा अधिकार शक्तिशाली वर्ग को दिए जाते हैं, और जो शक्तिहीन वर्ग होता है, मजदूर वर्ग होता है, तो उसको कम अधिकार दिए जाते हैं। जो समाजवादी व्यवस्था होती है वहाँ पर सब लोगों को बराबरी से अधिकार दिए जाते हैं, तो ये समाजवादी व्यवस्था हो गई। अब पूंजीवादी व्यवस्था में अधिकारों का स्वरूप, दो तरह की अवस्थाएं हो गई समाज की, एक तो पूंजीवादी और एक समाजवादी। तो पहले हम देखेंगे पूंजीवादी व्यवस्था में अधिकारों का कैसा स्वरूप होता है, अधिकार किस टाइप से दिए जाते हैं, किस तरह से मिलते हैं पूंजीवादी व्यवस्था में अधिकार लोगों को, तो उसके बारे में। ये व्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में मुक्त प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें स्वतंत्रता तथा समानता को उसी सीमा तक बढ़ावा दिया जाता है जहां तक वे मुक्त प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। मतलब मुक्त प्रतिस्पर्धा पर आधारित है ये समाज में, ये व्यवस्था जो है आर्थिक क्षेत्र में मुक्त प्रतिस्पर्धा होगी, ये कहती है मार्क्सवाद की जो पूंजीवादी अवधारणा है। इसमें संपत्ति के अधिकार को पूरी सुरक्षा दी गई है। संपत्ति के आधार पर पूंजीपति वर्ग प्रभुत्वशाली तथा मजदूर वर्ग पराधीन हो जाता है। तो जो प्रभुत्वशाली वर्ग होता है वो मजदूर वर्ग जो होता है वो प्रभुत्वशाली वर्ग के अधीन हो जाता है, उसका जो है गुलाम बन जाता है, पराधीन हो जाता है उसके। प्रभुत्वशाली वर्ग मतलब जो पूंजीपति वर्ग है, जो शक्तिशाली वर्ग है, जिसके पास ज्यादा शक्ति है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, तो उनके अधीन हो जाते हैं। जो मजदूर वर्ग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, ऐसा तो हर समाज में देखा जाता है, ये तो सिंपल सी बात है। मार्क्स ने पूंजीवादी राज्यों द्वारा दिए गए अधिकारों की असलियत बताई और इसमें मजदूरों के अधिकारों को बिल्कुल खोखला बताया। मतलब ये बताया कि पूंजीवादी समाज में जो मजदूरों के अधिकार होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, जबकि जो पूंजीपति होते हैं, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, उनके पास ज्यादा अधिकार होते हैं। तो ये मार्क्स ने बताया। कार्ल मार्क्स ने ही मार्क्सवादी अवधारणा पेश की थी, और इसलिए कार्ल मार्क्स के नाम पर मार्क्सवादी अवधारणा का नाम पड़ा या फिर नाम रखा गया। तो ये कहते हैं कि जो पूंजीवादी वर्ग है, जो पूंजीवादी समाज है, वहाँ पे पूंजीवादी राज्यों में जो अधिकार होते हैं वो जो मजदूरों के अधिकार जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। ज्यादातर अधिकार होते हैं वो पूंजीवाद को ही दिए जाते हैं। पूंजीवादी लोग जो होते हैं, पूंजी जिनके पास होती है और जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, उनको ये अधिकार दिए जाते हैं। इस व्यवस्था में कानूनी तौर पर सभी नागरिकों के समान अधिकार होते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर ये सारे अधिकार पूंजीपतियों के होते हैं। मतलब ये बताया गया है कि कानूनी तौर पर तो सारे अधिकार, कानून में तो सभी नागरिकों को बराबर अधिकार दिए गए हैं, लेकिन असल में जो अधिकार होते हैं वो ज्यादातर पूंजीपतियों के पास ही होते हैं। ये बताया गया। मजदूर वर्ग के अधिकार कभी वास्तविक नहीं हो पाते, यानी मजदूर वर्ग को कभी भी पूंजीपतियों के समान अधिकार नहीं मिल पाते। अब मार्क्सवादी व्यवस्था में अधिकारों का स्वरूप,
तो मार्क्सवादी व्यवस्था जो है वो कैसे अधिकारों की मांग करती है, कैसा उसमें स्वरूप है, तो वो बताया जा रहा है इसमें। तो मार्क्सवाद में समाजवादी व्यवस्था वह स्थिति है जब मजदूर वर्ग पूंजीपतियों को हटाकर सत्ता पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेते हैं। मार्क्सवादी व्यवस्था यानी कि समाजवादी व्यवस्था। मार्क्सवाद जो है वो समाजवाद का ही पक्ष करता है, समाजवाद का पक्षधर है और समाजवाद की मांग करता है। तो मार्क्सवादी व्यवस्था जब भी शब्द आए तो मतलब समाजवादी व्यवस्था की बात हो रही है। तो समाजवादी व्यवस्था में या फिर मार्क्सवादी व्यवस्था में क्या होता है, वो मार्क्सवादी लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि पूंजीपतियों को जब मजदूर वर्ग हटाकर सत्ता स्थापित कर लेते हैं और उस पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेते हैं, मतलब सत्ता पूंजीपतियों के हाथ से जब मजदूर वर्ग के हाथ में चली जाती है तो वही समाजवादी व्यवस्था होती है। उसमें समाज में सभी लोगों को बराबर माना जाता है। सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग को सत्ता प्राप्त हो जाती है तो एक वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाज की स्थापना हो जाती है। यही समाजवाद कहलाता है। सर्वहारा वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग को जब सत्ता प्राप्त हो जाएगी तो वर्ग विहीन समाज हो जाएगा, मतलब कोई वर्ग ही नहीं रहेगा समाज में, और राज्य विहीन समाज रह जाएगा, राज्य भी नहीं रहेगा कोई, और यही समाजवाद कहलाएगा। तो मार्क्सवादी कहते हैं जिस समाज में कोई वर्ग नहीं होगा, जिसमें सब लोग बराबर होंगे और मजदूर वर्ग के हाथ में सत्ता होगी, वो समाजवाद कहलाएगा। इस अवस्था में वर्ग विभाजन बना रहता है। मतलब जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें वर्ग विभाजन बना रहता है, लेकिन जो समाजवादी व्यवस्था है उसमें वर्ग विभाजन नहीं होता है। इसके आगे की दूसरी अवस्था साम्यवाद है, जिसमें असल में वर्ग विहीन समाज स्थापित होता है। तो साम्यवाद को ये बताते हैं कि वर्ग विहीन समाज जो है वो उसमें ही स्थापित होता है जब समाजवाद से आगे की अवस्था जो होती है वो साम्यवाद कहलाती है, और उसमें ही जो वर्ग विहीन समाज है वो स्थापित हो सकता है, मार्क्सवादी लोग कहते हैं। समाजवाद में प्रभुत्वशाली वर्ग मजदूर वर्ग है जिसे वास्तविक अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन उत्पादन शक्तियों का पूरी तरह से विकसित न होने के कारण मजदूर वर्ग के अधिकार अब भी पूंजीवादी ढंग से निर्धारित होते हैं, यानी हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार और हरेक को अपने कार्य के अनुसार। तो ये बताया गया है, ये आप देख लीजिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, आपको समझ आ जाएगा। साम्यवाद में उत्पाद शक्तियां पूरी होने पर एक नई अधिकार व्यवस्था लागू हो जाती है, जिसका सूत्र हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार और हरेक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो ये जो है एक उत्पादन की शक्तियां जब पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद समाज में एक व्यवस्था लागू होती है। साम्यवाद जो होता है वो ये कहता है कि उत्पादन की शक्तियां जब पूरी तरह से लागू हो गई हैं तो उसके बाद समाज में एक अवस्था लागू करनी होगी, और उसका उन्होंने एक सूत्र बताया, एक फॉर्मूला बताया या फिर एक सूत्र बताया कि हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार काम करवाया जाएगा और हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार जो है वो पैसे दिए जाएंगे, काम दिया जाएगा, ये बताया गया। अब मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। तो ये मानव अधिकार के बारे में है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें कुल 30 अनुच्छेद होते हैं और 1 और 2 अनुच्छेद में इसमें कहा गया है, या फिर 1 और 2 आर्टिकल में कहा गया है कि सभी व्यक्ति जन्म और प्रतिष्ठा से समान है तथा भाषा, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही अधिकार है लोगों के। जैसे इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 1 और 2 में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, न ही धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और सभी लोग बराबर हैं। तो ये तो हमारे संविधान में भी, और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स है तो उसमें भी बताया गया है। फिर आर्टिकल 3 से 21 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का वर्णन किया गया है इसमें। तो इसमें आर्टिकल्स के बारे में दिया गया है, 30 आर्टिकल है इसमें। 1 और 2 में आपको समझ में आ गया होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। 3 से लेकर 21 तक जो है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के बारे में बात की जा रही है। तो उसमें जीवन स्वतंत्रता और संरक्षण का अधिकार, दास और गुलामी से स्वतंत्रता, परिवार और अमानवीय सजा से स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, मनमानी गिरफ्तारी से स्वतंत्र, न्यायिक सहायता पाने का अधिकार, ये सारे अधिकार बताए गए हैं जो 3 से लेकर 21 तक में दिए गए हैं। अब 28 से बताया गया है, इसमें 28 और 30 में सभी अधिकारों का उपयोग करने पर जोर दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि 28 से लेकर 30 तक जो आर्टिकल है उसमें ये कहा गया है कि जो अधिकार है उन सभी अधिकारों का उपयोग किया जाए, सभी के द्वारा पालन किया जाए। अब इसमें इसके बाद है मानव अधिकार घोषणा पत्र का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यूएनओ ने घोषणा पत्र को सभी राष्ट्रों के लिए उपलब्ध करने को कहा। जब घोषणा पत्र को स्वीकृति मिली तो इसमें 58 राष्ट्र शामिल थे। ये एक यूएनओ द्वारा शामिल किया गया था घोषणा पत्र, जो है यूएनओ द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, यूएनओ द्वारा बनाया गया था, और इसमें जब ये शुरू हुआ तो इसमें 58 राष्ट्र शामिल हो गए थे।
अब इसे मानने वाले देशों की संख्या जो है 3 गुना बढ़ गई है। मतलब इसमें जितने देश, सबसे पहले इसमें 58 राष्ट्र जो थे वो शामिल थे, अब उसके 3 गुना देश शामिल हो गए हैं इसमें। तो आप लगा लीजिए कितने हो गए होंगे अब तक। इसमें विश्व विकास के लिए मानवाधिकारों को चुना गया, लेकिन हर देश ये मानव सुरक्षा के लिए जरूरी है। सॉरी, बीच में एक लाइन छूट गई थी। तो ये मानव सुरक्षा के लिए जरूरी है। मानव अधिकार जो घोषणा पत्र है वो मानव सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हर देश इसे मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब किसी भी देश को इसे मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ये बताया गया है इसमें। ये राष्ट्र के कानून के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये न केवल कानून का स्रोत है बल्कि बाध्यकारी भी बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच संबंधों को सुधारा। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग जुड़े, इस घोषणा पत्र में शामिल हुए, तो उन लोगों के एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस जो थे वो सुधरते गए, अच्छे संबंध बनते गए सभी राष्ट्रों के एक दूसरे के साथ। इसने स्वतंत्र देशों के संविधान निर्माण में भी भूमिका निभाई, जैसे इंडोनेशिया, सीरिया, लीबिया, जाइन आदि। तो ये जो नए स्वतंत्र देश हुए थे, तो उनके संविधान निर्माण में इसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वो जो देश थे वो इंडोनेशिया, सीरिया, लीबिया और जाइन। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।